एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पे और मैं हूँ सुजीत वर्मा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक क्लास 8 का हिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक से लिया गया, इतिहास का लिया गया, जिसमें पहला चैप्टर है आपका कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, तो यदि आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो यह पेपर 2 में एसएसटी का एक पेपर आता है जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको तीनों पढ़ने होते हैं। तो मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाया है जिसमें यह ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी का क्लास 6, 7, 8 का दे चुका हूँ। ये क्लास 8 का हिस्ट्री सिर्फ देना बाकी है। तो चलिए इसमें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। मेन जो पॉइंट है, आपको पूरा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी पूरा किताब भी पढ़ेंगे तो आपको यही निष्कर्ष निकल कर आएगा। लेकिन हाँ, एक बात है, यदि आप पूरे किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपकी समझ एक अलग तरीके से बनेगी, और ये जो शॉर्ट नोट्स है इसमें आपकी समझ एक अलग तरह से बनेगी। आप कम समय में इसे तैयार कर सकते हैं, और यदि आपके पास अधिक समय है तो आप किताब पढ़ सकते हैं पूरा। और भी एग्ज़ाम्स में ये इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि बहुत से एग्ज़ामों में इतिहास से प्रश्न आते हैं। तो आप यदि किसी और भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ, है ना। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि मुग़ल साम्राज्य का जो बादशाह थे तो उनका अंतिम शासक कौन था, तो क्या होगा राइट आंसर औरंगजेब। तो इस तरह से यदि आप मेरे एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे तो आपके एक अच्छे नोट्स भी बना सकते हैं आप, और आपकी एक अच्छी समझ भी बनेगी, और एक नंबर का मिलाने वाले क्वेश्चंस का अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगा। तो मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई? 1707 में, यानी ये अंतिम शासक था मुग़ल का। तो मुग़ल का भी समाप्ति हो गया 1707 में, क्योंकि वह अंतिम शासक था, उसके बाद कोई शासक रहा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। एक बात मैं कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी तो सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, आप इस चीज़ से रिलेटेड हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं, जिसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। अंग्रेज जो है सबसे पहले वो एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे, और देखते जाइए कि आगे चल कर के फिर यही छोटी सी कंपनी क्या क्या गुल खिलाती है हमारे भारत में। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। यानी जो सबसे पहले जो आई थी महारानी, वो उसका क्या नाम था? एलिजाबेथ, है ना। वो कहाँ की थी? तो इंग्लैंड की महारानी थी। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि यानी उसे व्यापार करने का इजाज़त मिल चुका था, लेकिन उस इजाज़त का मतलब क्या था ये जान लेते हैं कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं करेगी। यानी इंग्लैंड की सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी रहेगी, वो महारानी एलिजाबेथ ने जो बनाई है, और उसके अलावा इंग्लैंड से और कोई भी कंपनी आएगी तो इसमें होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। यानी इंग्लैंड के लोग जो है वो भारत में जो सामानें सस्ती होती थी उसे वो खोजते थे, है ना, सर्च करते थे, और उसे सामान को बनाते थे ले जा कर के और बेचते थे यूरोप में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वाणिज्यिक।
यदि एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप रिपीट करके उसे सुन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वाणिज्यिक, एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? वाणिज्यिक। नेक्स्ट पॉइंट है, जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपने ठिकाना बना चुके थे। यानी देखिए, जब इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए उस किसे केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते तब तक पुर्तगाली ने भारत के पश्चिमी तट पर आ चुके थे। ठीक है। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डिगामा ने ही 1948 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इसी समुद्र मार्ग का पता लगाया था। यानी पुर्तगाल के जो सबसे पहले लोग आए थे, ठीक है, उसका क्या नाम था उस यात्री का? वास्को ड गामा। वास्को द गामा कहीं वास्को डी गामा नहीं कहता है। 1498 में 1498 में, ठीक है, 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इसी समुद्री मार्ग का पता लगाया। किसने? पुर्तगालियों ने। यानी पुर्तगालियों ने सबसे पहले यहाँ पे समुद्र के रास्ते से आया। किस रास्ते से? समुद्र के रास्ते से आया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सबसे पहले पता लगाया था। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़ों और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। व्यापार तो चल रहा था लेकिन हथियार के मदद से। सोचिए 1498 में भी हथियार के मदद से व्यापार चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। जिसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआत हो जाता है व्यापार का बंगाल से। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। यानी पहली फैक्ट्रीज जो शुरू हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, वो कब शुरू हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1651। कहाँ शुरू हुई? तो बंगाल में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। वेयर हाउस का मतलब क्या है? यानी जहां पे जो चीज़ निर्यात किया जाता था उसे जमा करके रखते थे, जिसे आज हम लोग गोदाम कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, है ना। तो 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसमें मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गाँव कालीकत्ता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। यानी कोई भी शुल्क नहीं देगा अब और उस व्यापार करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार से युद्धों तक। व्यापार करते करते युद्ध तक कैसे आगे? तो 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे और उन्होंने कंपनी के रियायतों देने से मना कर दिया। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थे। ये टकराव का परिणाम प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। यानी वो जो टकराव थे तो वो एक युद्ध का रूप लिया और प्लासी का युद्ध के रूप में हुआ। प्लासी का युद्ध कब होता है? तो आइए प्लासी का युद्ध के बारे में जानते हैं। तो 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतों और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। मीन्स आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। सिराजुद्दौला ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया आदि। कलकत्ता को हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को
रवाना कर दिया। आखिरकार 1757 ईस्वी में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। यानी जब मीर जाफर परेशान करने लगा तो उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। पुनः मीर जाफर को ही नवाब बना दिया गया। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी के ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह से कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। यानी कंपनी के अफसर जो थे वो क्या बन बैठे? नवाब बन बैठे। कैसे बनते हैं आइए देखते हैं। तो कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। 1743 में जब रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से मद्रास यानी चेन्नई आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकुट संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1764 में उसने आत्महत्या कर ली। यानी उसे भेजा गया था कि वहाँ पे इलीगल तरीके से जो है वो चीज़ ना हो, लेकिन वो खुद इलीगल तरीके से अपना धन संपत्ति को इकट्ठा किया, बनाया। इसमें फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी का फैलता शासन। कंपनी का शासन कैसे फैलता है? तो किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रायः नहीं किया। सीधे सैनिक हमला वो नहीं करते थे। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। देखिए, बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। तो ये क्या करते थे कि ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी। रेजिडेंट तो स्थापित कर दिया गया है ना, तो उसकी ताकत क्या होती थी, उसकी ताकत के बारे में जानते हैं। तो कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राज होता है। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के
माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती है। कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश सरकार जो चाहेगी वो करेगी तो उसका शासन सही चलेगा, यदि वो जो कहेगी नहीं चलेगा तो फिर उथल पुथल मचना तय है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटना जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है कि हैदर अली यानी शासनकाल 1761 से 1782 था। हैदर अली का शासनकाल कब था? 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जो थे वे हैदर अली के पुत्र थे। उनका शासनकाल था 1782 से 1799। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह को रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। 1767 से लेकर 1769 में हुआ, 1780 से 1784 और 1790 से 1792 और 1799 तक में 4 बार हुआ। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है टीपू की कहानियाँ। आइए टीपू सुल्तान की कुछ कहानियाँ महत्वपूर्ण है, उसे जान लेते हैं। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा था। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज उनके मशीनी खिलौने शेर को भी अपने साथ ले गए। नेक्स्ट पॉइंट है यानी टीपू सुल्तान जो है वो एक शेर खिलौने के तौर पे एक शेर का खिलौना था, वो अपने साथ रखते थे, घर में उनका रहता था। लेकिन टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद जो अंग्रेज थे उस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। नेक्स्ट पॉइंट है मराठों से लड़ाई। यानी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद, पानीपत का तीसरी लड़ाई कब हुआ? तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। कहा जाता है उसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ। कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अंततः 1817 से 1819 के भीतर अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सर्वोच्चता का दावा। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं
चलिए, उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर यानी फिलहाल कर्नाटक में जो है के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्होंने गिरफ्तार किया गया, है ना, यानी 1824 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। किनको? रानी चेन्नम्मा को 1824 में गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपने चपेट में न ले ले। 1843 में सिंध को भी अंग्रेज ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विलय नीति। विलय नीति क्या होता है? अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलियम नीति का नाम दिया गया। यानी विलियम नीति को लाने वाला कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। यानी एक नीति चलाया था लॉर्ड डलहौजी ने जिसका नाम दिया गया क्या? विलियम नीति। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें यानी सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई। यानी जिनका अगला पीढ़ी का कोई पुत्र नहीं जन्म लेगा तो उनका जो जमीन जायदाद है वो सत्ता का ऑटोमेटिक हो जाएगा, जिसकी सत्ता उसका हो जाएगा। ठीक है, तो आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नए शासन की व्यवस्था। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक इनका रहा। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। यानी भारतीय जिले में जो कलेक्टर होता था वो सबसे बड़ा ओहदा होता था। उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना होता था। उस कलेक्टर का काम क्या था? लगान और कर इकट्ठा करना होता था तथा प्रशासनिक एवं कानून को बनाए रखना होता था। नेक्स्ट है आपका काजी। काजी का मतलब होता है एक न्यायाधीश। काजी का मतलब क्या होता है? एक न्यायाधीश।
मुफ्ती यानी मुस्लिम समुदाय का एक न्यायवादी जो कानूनों की व्याख्या करता है, काजी इस व्याख्या के आधार पर फैसला सुनाता था। नेक्स्ट है महाभियोग। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लाइट्स यानी संसद का ऊपरी सदन, हाउस ऑफ लाइट्स, तो संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाभियोग कहा जाता है। कंपनी की फौज। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई, क्योंकि सिपाही मस्केट यानी टोरेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे, जिसका परिणाम 1857 का विद्रोह में देखने को मिलता है। तो आइए सारे का जो निष्कर्ष है क्या है इसे एक बार जान लेते हैं। तो अभी जितने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, जो चैप्टर 1 का है उसका निष्कर्ष पढ़ लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेश शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में सिमेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देशों में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका धर्मशास्त्र, यानी संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। सवार का मतलब होता है घुड़सवार, मस्केट का मतलब होता है पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक, मैचलॉक शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, वो क्या था, मैचलॉक। दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। तो डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। इस तरह से आपका 2 चैप्टर भी खत्म हो गया, 1 और 2। नेक्स्ट चैप्टर आपका 3 जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र शासन और शासन चलाना। तो इस चैप्टर को हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक के बाद एक वीडियो आपको डेली प्रत्येक दिन आपको शाम को 6 बजे मिलता रहेगा। तो हमारे चैनल पे के साथ में आप बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।